इतिहास में ना कभी कभी सबसे बड़ी सबसे सोची समझी योजनाएं भी ऐसे नतीजे दे जाती हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं। एक बहुत बड़ी योजना जो बनाई तो गई थी यूरोप में शांति लाने के लिए, लेकिन अनजाने में उसने एक ऐसी चिंगारी भड़का दी जो अगली पूरी सदी तक सुलगती रही। तो सवाल ये उठता है कि वियना कांग्रेस ने राष्ट्रवाद के उदय पर आखिर असर डाला कैसे? क्या इसने उसे कुचल दिया जैसा कि इरादा था, या फिर अनजाने में उसे और हवा दे दी? चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए ना थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। नेपोलियन के युद्धों ने पूरे यूरोप का नक्शा ही बिगाड़ दिया था। सब कुछ उथल पुथल, हर तरफ एक तरह की अराजकता। और इसी माहौल के बाद यूरोप के जो बड़े बड़े नेता थे वो सब एक साथ आए एक नई व्यवस्था बनाने के लिए। और इसी आयोजन को नाम दिया गया वियना कांग्रेस। साल था 1815। सोचिए, यूरोप की सारी बड़ी शक्तियां एक मेज के चारों ओर बैठी हैं और उनका मकसद था पूरे महाद्वीप का भविष्य तय करना, उसकी सरहदों को फिर से खींचना। आप देखिए, उनका मिशन ना बहुत ही सीधा और साफ था। सच कहें तो वो क्रांति और इन सब बदलाव से तंग आ चुके थे। वो बस उस पुरानी दुनिया को वापस लाना चाहते थे जो नेपोलियन के आने से पहले थी, मतलब राजाओं और सम्राटों वाली दुनिया। तो फिर उन्होंने किया क्या? उनकी रणनीति क्या थी? सबसे पहले तो उन्होंने यूरोप का नक्शा उठाया और उसे अपनी मर्जी से दोबारा बना डाला। दूसरा, उन्होंने पुराने राजघरानों को, रूढ़िवादी राजाओं को वापस गद्दी पर बिठाया, उनकी ताकत को और मजबूत किया। और हां, सबसे जरूरी बात, राष्ट्रवाद की जो भी नई नई आवाजें उठ रही थी ना, उन्हें शुरुआत में ही दबाने की, कुचलने की पूरी कोशिश की। लेकिन इतनी बड़ी, इतनी सोची समझी योजना में एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं एक घातक चूक हो गई। एक ऐसा आइडिया था, एक ऐसी भावना थी जिसे यूरोप के इन शासकों ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। और जानते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। यहां पर आकर ना पूरी कहानी एकदम साफ हो जाती है। देखिए, एक तरफ तो कांग्रेस का पूरा ध्यान था राजाओं को उनकी गद्दी वापस दिलाने पर, पुरानी सीमाओं को फिर से बनाने पर। लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर लोगों के दिलों में एक बिल्कुल नई भावना पनप रही थी, अपने देश, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से जुड़ाव की भावना। और इसे उन्होंने पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। और बस यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जैसा कि स्रोत में साफ साफ कहा गया है, राष्ट्रवादी आकांक्षाओं पर विचार करने में विफलता। उन्हें लगा कि वो बस जमीन और सत्ता का बंटवारा कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि वो लोगों की पहचान और उनकी भावनाओं के साथ भी खेल रहे हैं। और फिर वही हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक तरह का बैकफायर। जिस विचार को, जिस भावना को वो दबाने की कोशिश कर रहे थे, वो और भी ज्यादा ताकत से उभर कर सामने आई। कांग्रेस का हर कदम, उसका असर बिल्कुल उल्टा पड़ गया। इसे एक चेन रिएक्शन की तरह समझिए। हुआ ये कि पहले तो राष्ट्रवाद को दबाया गया। इसका नतीजा, लोगों में असंतोष और गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। और फिर इसी गुस्से ने, इसी असंतोष ने उन राष्ट्रवादी आंदोलनों को जन्म दिया जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और संगठित थे। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास, सबसे बड़ी आयरनी सामने आती है। सोचिए, जो समाधान यूरोप में हमेशा के लिए शांति लाने के लिए बनाया गया था, वही आने वाले दशकों के सबसे बड़े संघर्षों और क्रांतियों की वजह बन गया। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई सिर्फ लकीरें खींचकर या नक्शे बदलकर किसी विचार को, किसी भावना को कैद किया जा सकता है? शायद वीना कांग्रेस की कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि विचार सरहदों से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। जरा सोचिए, भगवान ने गन्ने को मिठास दी लेकिन फल नहीं दिया, सोने को चमक दी लेकिन खुशबू नहीं दी, चंदन को खुशबू दी लेकिन फूल नहीं दिए। प्रकृति का हर तत्व कुछ न कुछ अधूरा है और यही अधूरापन उसे खास बनाता है। अगर गन्ने में फल भी होता तो
तो शायद उसकी मिठास उतनी अनमोल नहीं लगती। अगर सोना खुशबूदार होता तो उसकी चमक की कीमत शायद कम हो जाती, और अगर चंदन में फूल भी होते तो उसकी महक इतनी दुर्लभ नहीं रहती। यही सिद्धांत इंसान पर भी लागू होता है। हम सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। कोई बहुत बुद्धिमान है लेकिन भावनाओं को समझने में कमजोर। कोई दिल का बहुत अच्छा है लेकिन निर्णय लेने में हिचकता है। कोई मेहनती है लेकिन धैर्य की कमी है। ये कमियां हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमें एक दूसरे की जरूरत बनाती हैं। सोचिए, अगर हर इंसान हर चीज में परफेक्ट होता तो क्या हमें किसी की जरूरत होती? शायद नहीं। फिर ना दोस्ती होती, ना रिश्ते बनते, ना सहयोग होता। हमारी कमियां ही हमें झुकना सिखाती हैं, और झुकना ही रिश्तों को जन्म देता है। जब हमें किसी की मदद की जरूरत होती है तब हम जुड़ते हैं, और जब कोई हम पर निर्भर होता है तब हम जिम्मेदारी समझते हैं। यही जीवन का संतुलन है। अभाव हमें जमीन से जोड़े रखता है, ये हमें अहंकार से बचाता है। ये हमें सिखाता है कि हम अकेले पूर्ण नहीं हैं, और यही अपूर्णता हमें एक सुंदर जुड़ा हुआ समाज बनाती है। तो अगली बार जब आपको अपनी किसी कमी का एहसास हो तो उसे कमजोरी मत समझिए, उसे एक पुल समझिए जो आपको किसी और से जोड़ने वाला है। क्योंकि विधाता ने सब में कुछ न कुछ कमी छोड़ी है, ताकि हम एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे पर निर्भर रहें, और मिलकर एक संपूर्ण संसार बना सके। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ। धन्यवाद।